गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का लास्ट चैप्टर 10 चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है द ग्रेट स्टोन फेस का सेकंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि एक लिटिल अर्नेस्ट होता है, उसकी मदर उसे एक ओल्ड प्रोफेसी के बारे में बताती है कि एक ऐसी भविष्यवाणी है कि एक पर्सन आएगा जो ग्रेट स्टोन फेस से बिल्कुल मिलता जुलता होगा, बिल्कुल वैसा ही काइंड होगा, जनरस होगा, बिल्कुल वैसा ही वो दिखेगा। तो वहाँ पर हमने जाना कि गैदर गोल्ड आता है, लेकिन एट लास्ट उसकी डेथ हो जाती है और वो बिल्कुल भी अर्नेस्ट देखते हैं कि वो बिल्कुल भी ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं दिखाई देता है। उसके बाद एक जनरल आते हैं, वो भी बिल्कुल उस फेस से मैच नहीं करती हैं। तो कहीं ना कहीं अर्नेस्ट को अभी भी सर्च है कि कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो द ग्रेट स्टोन फेस की तरह बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, इतना ही जेंटल होगा और वैसा ही वो दिखने में होगा। तो चलिए जानते हैं सेकंड पार्ट में। अभी तक तो अर्नेस्ट उस फेस को नहीं ढूंढ पाए हैं, तो जानते हैं कि ये जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या अर्नेस्ट को वो फेस मिलेगा। Before you read, many years passed. Ernest was now a man of middle age. To his neighbors, who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hard-working though थॉटफुल पर्सन। तो यहाँ पर देखिए लोगों का क्या मत था। बहुत से साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। अर्नेस्ट की एज अब मिडल हो गई है, मिडल एज में वो पहुँच गया है, लेकिन जो उसके पड़ोस वाले लोग हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं देखते हैं। बिल्कुल एक ऑर्डनरी पर्सन की तरह है, जो हार्ड वर्किंग है, जेंटल है, सबसे मिलजुल कर रहता है, इस तरह का है। बट वाट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन उस ओल्ड प्रोफेसी के बारे में क्या हुआ। वाज इट एवर फुलफिल्ड, क्या वो कभी पूरी होगी। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। तो चलिए पढ़ते हैं और जान लेते हैं। द ईयर्स हरिड ऑन एंड ब्रोट वाइट हेयर अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट। अब अर्नेस्ट जो है वो बड़े हो जाते हैं और उनके सिर के ऊपर कैसे हेयर हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं उनके सिर के बाल। एंड मेड रिंकल अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फ्रोज इन हिज चिक्स। अब उनका जो फोरहेड होता है, उनका जो माथा होता है, उसके ऊपर रिंकल दिखाई देने लगे हैं क्योंकि उनकी एज बढ़ गई है, वो बूढ़े हो गए हैं, सफ़ेद बाल हो गए हैं और उनके चिक के ऊपर डीप लाइंस आने लगी, यानी कि रिंकल दिखाई देने लगे हैं। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो क्या हो गए थे, अब बूढ़े व्यक्ति हो गए थे। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, मतलब ऐसे ही नहीं कि उन्होंने ऐसे ही अपना जीवन बेकार कर लिया ऐसे ही फालतू में और वो बूढ़े हो गए। मोर नंबरस देन द वाइट हेयर ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट इन हिज माइंड, मतलब जितने उनके सिर के ऊपर वो सफ़ेद बाल नहीं थे, जितने कि उनके माइंड में थॉट्स रहते थे, यानी कि वो समय के साथ साथ, बाल सफ़ेद होने के साथ साथ और ज़्यादा थॉटफुल हो गए थे। एंड अर्नेस्ट हैड कीज्ड टू बी एब्सक्योर, एब्सक्योर होता है नॉट वेल नोन, अनशाउट फॉर, अनडिजायर्ड, हैड कम टू फेम विच सो मैनी सीक। तो देखिए जो अर्नेस्ट है वो धीरे धीरे बड़े हो गए थे और ऐसा नहीं था, अब वो बहुत जाने माने एक इंसान हो गए थे। ही हैड बिकम अ फेमस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द वैली, वैली में तो वो फेमस थे ही थे और वैली के बाहर भी वो फेमस हो गए थे, बहुत ज़्यादा उन्हें लोग जानने लगे थे। कॉलेज प्रोफेसर एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज कम फ्रॉम फार टू सी एंड converse with Ernest, and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever come uppermost। तो देखिए वो मतलब इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि कॉलेज के प्रोफेसर और जितने भी एक्टिव मैन, मतलब जाने माने लोग जो होते थे सिटीज़ के, वो उनसे मिलने के लिए आते थे, उन्हें देखने के लिए आते थे, उनसे बातचीत करने के लिए आते थे। और जो अर्नेस्ट थे वो उन्हें कैसे रिसीव करते थे, यानी कि उनसे कैसे मिलते थे, जेंटली मिलते थे, बड़ी सिंसेरिटी के साथ वो उनसे मिलते थे और खुलकर उनसे बातें करते थे। और लेडी पास्ट इन हिज हार्ट और
इन हिज हार्ट और दियर ओन, मतलब वो जो उनसे बातें करते थे ऐसा नहीं था कि उनके मन में कुछ था और वो कहते कुछ थे, ऐसा नहीं था। जो उनके मन की गहराई में बातें होती थी वो बिल्कुल वही बातें उनके साथ करते थे। वाइल दे टॉक्ड टुगेदर हिज फेस वुड ब्राइटन unawares and shine upon them as with the mild evening light। mild evening light का मतलब है यहाँ पर शाम की जो सुंदर सी लाइट होती है। तो जैसे वो लोगों से बातें करते थे तो उनका फेस जो है चमक जाता था और वो जो अलग सी साइन होती थी वो इस तरह से दिखाई देती थी जैसे कि शाम की एक बहुत ही प्यारी सी चमक हो। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth। जैसे जैसे जो अर्नेस्ट थे वो ओल्ड हो रहे थे तो एक और पोएट था जिसे भगवान ने अर्थ के ऊपर भेजा था। ही टू वाज अ नेटिव ऑफ द वैली, और वो भी इस वैली का ही नेटिव था, इस वैली का ही रहने वाला था। बट हैड स्पेंट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटी, लेकिन उन्होंने अपना जीवन दूर के शहर में बिताया था। प्योरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, और उनका जो म्यूजिक यहाँ पर पोएट्री को कहा जा रहा है, या वो कुछ सॉन्ग लिखते थे वो हर जगह फैल रहा था, जो मधुर संगीत वो लिखते थे वो हर जगह फैल रहा था। नाइदर वाज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इन अ पोएम। अब वो भी उस ग्रेट स्टोन फेस को नहीं भूले थे और उस पोएट ने भी अपनी पोएम में उसका जिक्र किया था, उसके बारे में बताया था। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड दियर वे टू अर्नेस्ट, ही रीड दैम आफ्टर द कस्टमरी मीन्स होता है यूजुअल वर्क। Seated on the bench before the cottage door, as he he filled his eyes लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन। तो देखिए वो जो उनके सॉन्ग थे वो अर्नेस्ट के पास भी पहुँचे, वो जो उनकी पोएम थी वो अर्नेस्ट के पास भी पहुँचती है और वो उन्हें हर रोज़ का उनका जो अपना काम होता है उसको करते हैं और उसके बाद वो बेंच पर बैठ जाते हैं जैसे वो यूजुअली बैठा करते थे अपने कॉटेज के डोर पर। और वो क्या करते हैं, वो उस पोइट्री को पढ़ते हैं और अपनी जब आंखें वो ऊपर उठाते हैं माउंटेन की तरफ देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, ओ ग्रेट स्टोन फेस ही सेड। तो उन्होंने कहा ओ ग्रेट स्टोन फेस, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस, कि क्या ये आदमी यानी कि जिसने ये पोएम लिखी है वो तुम्हारे जैसा नहीं है, वो मतलब इस लायक नहीं है कि वो तुम्हारे जैसा दिखे। द फेस सीम टू स्माइल, अब वो जो सामने उन्हें फेस दिखाई देता था स्टोन के ऊपर वो मुस्कुराता हुआ लगता था, बट डिड नॉट आंसर, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। नाउ इट हैपन टू द पोएट, दो ही लिव्ड सो फार, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life। तो जिस तरह से अर्नेस्ट उस पोएट के बारे में पढ़ते थे इसी तरह अर्नेस्ट भी काफ़ी फेमस हो गए थे। तो जो पोएट होते हैं वो भी अर्नेस्ट के बारे में सुनते हैं, जब वो उनके बारे में सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और वो विश करते हैं, वो इच्छा करते हैं उस इंसान से यानी कि अर्नेस्ट से मिलने की, जिसकी मतलब फेम या जिसकी विजडम के बारे में सबने सुना है, सबके पास उसके विजडम के किस्से जाते थे और उनकी जो लाइफ थी वो जो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे उनके बारे में। वन समर डे, एक दिन गर्मियों के दिन में, देयर फोर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, अब जो पोएट थे वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड, जहाँ पर उन्होंने पाया कि एक ओल्ड मैन वहाँ पर है और उसने अपने हाथ में एक बुक ले रखी है। विच ही रीड एंड देन विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस। अब उन्होंने क्या देखा कि वो जो इंसान वहाँ पर बैठा हुआ है उसके हाथ में एक बुक है और वो उसे पढ़ रहा है और तभी उसके हाथ में क्या है, पत्तियां हैं जिनको वो अपने हाथ में लिए हुए हैं और कहाँ देख रहा है, वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहा था। गुड इवनिंग सेड द पोएट, पोएट ने उन्हें गुड इवनिंग बोला। कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर, और उनसे पूछा कि क्या इस ट्रैवलर को आप एक नाइट का
शेल्टर दे सकते हो, मुझे एक रात के लिए अपने पास रख सकते हो? ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट एंड देन ही एडेड स्माइल। अब अर्नेस्ट जो थे वो बहुत ही काइंड थे, बहुत जनरस थे, तो वो जो है बहुत खुश होकर जवाब देते हैं, वो भी हाँ में जवाब होता है और वो मुस्कुराते हैं। आई थिंक आई नेवर सा द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट द स्ट्रेंजर। अब यहाँ पर जो अर्नेस्ट है वो क्या देख रहे हैं कि वो सोचते हैं कि मैंने कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को इस तरह से नहीं देखा, मतलब जितनी हॉस्पिटेबली वो उस स्ट्रेंजर को देख रहे थे, इससे पहले उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। स्टोन फेस की तरफ वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये पोएट है, ये अर्नेस्ट है और ये ग्रेट स्टोन फेस। द पोएट sat down beside him and he and अर्नेस्ट टॉक टुगेदर। अब जो पोएट होते हैं वो अर्नेस्ट के पास में बैठ जाते हैं और अर्नेस्ट और वो दोनों बातें करने लगते हैं। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट। पोएट ने अर्नेस्ट के जैसे इंसान से कभी इससे पहले बात की ही नहीं थी। सो वाइज, सो जेंटल, काइंड अर्नेस्ट on the other hand was moved by the living image flung out of the poet's mind। तो देखिए, जैसे ही वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, अर्नेस्ट बात कर रहा है और यहाँ पर पोएट आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो जो पोएट हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो कहते हैं कि मैंने कभी भी इतने जेंटल, इतने वाइज, इतने काइंड इंसान को कभी भी नहीं देखा जैसे कि अर्नेस्ट है। अब अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड, अब अर्नेस्ट क्या देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो was moved by the living image flung out of the poet's mind। वो एक इमेज, मतलब वो सोच रहे हैं कि जो पोएट है वही स्टोन फेस है, वही द ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट, जैसे ही अर्नेस्ट पोएट को सुन रहे हैं, ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वाज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू। तो उन्हें क्या फील हो रहा है कि जैसे जो ग्रेट स्टोन फेस है वो भी बेंड हो रहा है, झुक रहा है उनकी तरफ, उनकी बातें सुनने के लिए। ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आइज, वो पोएट की आंखों में झांक कर देखते हैं। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड। तो अर्नेस्ट उनसे पूछते हैं कि मेरे गिफ्टेड गेस्ट तुम कौन हो? द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग। अब पोएट उस बुक के ऊपर अपनी उंगली रखते हैं जिसे अर्नेस्ट पढ़ रहे थे। यू हैव रीड दीज पोएम्स, ही सेड, यू नो मी देन फॉर आई रोट दैम। तो जो पोएट होते हैं वो कहते हैं कि तुमने ये पोएम्स पढ़ी हैं, तुम जानते हो जिसने ये पोएम लिखी है वो मैं ही हूँ, यानी कि मैंने ही ये पोएम लिखी है। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामाइंड द पोएट्स फीचर, बार बार अर्नेस्ट जो है पोएट्स के फीचर को एग्जामाइन कर रहे हैं। ही टर्न टुवर्ड द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक। अब वो एक बार ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखते हैं, एक बार पोएट की, क्योंकि उन्होंने तो एक इमेज बना रखी थी कि यही द ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखने वाले पोएट हैं। ही शुक हिज हेड एंड साइड, अब वो अपना सिर हिलाते हैं, गहरी सांसें लेते हैं। वाई आर यू सैड, इंक्वायरिड द पोएट। अब पोएट जो है वो इंक्वायरी करते हैं कि तुम दुखी क्यों। तो यानी कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्नेस्ट ने सोचा हुआ था कि जिस पोएट ने ये सब पोएट्री लिखी है, जिस पोएट के ये सब थॉट है, वो बिल्कुल द ग्रेट स्टोन फेस की तरह होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो बार बार एग्जामाइन कर रहे थे, तो उन्हें नहीं लगता है कि ये बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह है। तो उनका जो है वो थोड़े उदास हो जाते हैं और यहाँ पर पोएट जो है इस चीज़ को भाप लेते हैं और पूछते हैं कि तुम उदास क्यों हो? बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट जवाब देते हैं, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड टू फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी एंड व्हेन आई रीड दिस पोएम आई होप्ड दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू। अब अर्नेस्ट जो है बिल्कुल साफ साफ जवाब देते हैं, वो कहते हैं मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में किसका इंतज़ार किया है? इस प्रोफेसी को पूरा होने का इंतज़ार किया है। वो ये भी बताते हैं कि जब मैंने आपकी पोएम्स पढ़ी तो मैंने ऐसी आशा की कि तुम
जो है मेरी जो ये सोच है उस पे पूरे उतरोगे, यानी कि तुम मेरी इस इच्छा को पूरा कर दोगे। You hoped, answered the poet, faintly smiled, to find me in to find in me the likeness of the great stone face. I am not worthy to be its likeness. तो यहाँ पर जो पोएट होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तुमने ऐसी आशा की थी, वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलते हैं और वो कहते हैं कि तुमने ऐसी आशा की थी कि मैं ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखूंगा। वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं ऐसा दिखूं। एंड वाई नोट आस्क्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने पूछा क्यों। ही पॉइंटेड टू द बुक, अब वो बुक की तरफ इशारा करते हैं क्योंकि बुक में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, तो बुक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं आर नोट दीज थॉट्स वर्दी, क्या ये जो थॉट्स इसमें लिखे हुए हैं ये भी इस लायक नहीं है कि ये द ग्रेट स्टोन फेस की क्वालिटी इनमें हो। यू कैन हियर इन दैम इन डिस्टेंस वॉइस ऑफ हेवनली सॉन्ग, बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट कॉरस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स। तो यहाँ पर जो पोएट होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, तुमने जो ये थॉट पढ़े हैं ये वॉइस ऑफ हेवनली सॉन्ग है, मतलब ये तो सॉन्ग जो मैंने लिखे हैं ये मेरी थॉट हैं, ये मेरे विचार हैं, लेकिन मेरा जीवन इनसे मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं कि जो मेरे विचार हैं ना वो मेरी लाइफ से मैच नहीं करते हैं। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, वो कहते हैं कि मेरे जो ड्रीम्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो यहाँ पर कहते हैं कि केवल वो ड्रीम्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो मैंने जो कुछ चीज़ें लिखी हैं, जो थॉट लिखे हैं वो मेरे खुद के हैं या मेरे जीवन में मैं उन्हें अपनाता हूँ, नहीं, वो मेरे सपने हैं और वो मेरे ड्रीम ही हैं, केवल ड्रीम है। समटाइम आई लेक फेथ इन माई ओन थॉट्स, और यहाँ पर पोएट ये भी कहते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जो मेरे विचार हैं आई लेक मतलब इनमें कहीं कमी है, मैं ही खुद ही इन पर विश्वास नहीं कर पाता हूँ कि ये मेरे ही थॉट हैं। वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द ग्रेट माउंटेन, मतलब तुम तो इतने प्योर हो, इतना सब कुछ है, फिर भी तुम्हें क्या आशा करनी चाहिए, तुम्हें अपने आप में ये सब ढूंढना चाहिए, तुम मुझ में क्यों ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। द पोएट स्पॉक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स। अब ये कहने पर ये बात बहुत सैडली जो पोएट होते हैं वो कहते हैं और उनकी आंखें जो है आंसू से भर जाती हैं, यानी कि वो बहुत इमोशन में आ गए थे, उस समय पर बहुत इमोशनल हो गए थे। ये कहने के बाद सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, वो अर्नेस्ट के बारे में कह रहे हैं कि मतलब तुम हो अर्नेस्ट, वो तुम खुद में ही क्यों नहीं ढूंढते हो। एट द आवर ऑफ द सनसेट, तभी सनसेट का समय आ जाता है। एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, जैसे कि उनकी काफ़ी समय से ये आदत रही थी। अर्नेस्ट वाज टू स्पीक टू अ ग्रुप ऑफ नाइबर्स इन द ओपन एयर, तो उनके जो नाइबर्स होते थे वो उनसे बातें करते थे इस समय पर खुली हवा में। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, अब साथ साथ जो पोएट होते हैं और अर्नेस्ट होते हैं वो साथ साथ मीटिंग प्लेस पर जाते हैं, आर्म इन आर्म, वो एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर वहाँ पर पहुँचते हैं। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वहाँ से भी ग्रेट स्टोन फेस को देखा जा सकता था। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन द ऑडियंस, अब मतलब वही काइंडनेस जो अर्नेस्ट के अंदर होती थी वो किसके ऊपर डालते हैं, मतलब जब ऑडियंस उन्हें देखती है तो उनके अंदर वही काइंडनेस दिखाई देती है। ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड, वो लोगों से बात करना शुरू करते हैं, वो बात वही करते हैं जो उनके हार्ट में होती है, जो उनके माइंड में होती है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से कुछ और दिखावा करते हैं, नहीं, जो उनके मन में और उनके दिल में जो बातें होती हैं वही सामने लेकर आते हैं। His word had power because they agreed with the thoughts and his thought had reality and depth, अब उनके शब्दों में एक पावर थी, एक शक्ति थी, क्यों, क्योंकि उनके जो थॉट थे वो उनसे मिलते थे, उनकी पर्सनैलिटी से मैच करते थे, और वो जो थॉट थे वो कहीं ना कहीं सच्चाई थी उन विचारों में, वो कहीं गहराई से आते थे, यानी कि उनकी मन की गहराई से आते थे। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद
द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव। और वो सच क्यों लगते थे? क्योंकि वो बिल्कुल उनके वास्तविक जीवन से मैच करते थे, यानी कि जिस तरह के अर्नेस्ट थे उन्हीं के जीवन से जुड़े हुए उनके विचार थे। इट वॉज नोट मेयर ब्रीथ दैट द प्रीचर अटर्ड। वो बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं थे जैसे कि प्रीचर होते हैं, उपदेश देने वाले होते हैं, मतलब कुछ भी कहते हैं, उनके मन में कुछ होता है लेकिन वो कहते कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दे वर द वर्ड ऑफ लाइफ। वो जीवन से जुड़े हुए शब्द थे। अ लाइफ ऑफ गुड डीड एंड सेल्फलेस लव वाज मेल्टेड इनटू दैम। मतलब वो विचार, अ लाइफ ऑफ गुड डीड मतलब जो उनके अच्छे कार्य थे, सेल्फलेस लव था, और उससे वो विचार अपने जो ऑडियंस थे वो उनके ऊपर मेल्टेड कर दे, यानी कि उनको देते हैं। द पोएट एज ही लिसन felt that the life and character of Ernest were the nobler strain of the poetry than he had ever written। तो यहाँ पर उनके विचारों को सुनकर, अर्नेस्ट के विचारों को सुनकर जो पोएट थे वो क्या फेल्ट करते हैं, उन्हें महसूस होता है कि जो लाइफ है और जो कैरेक्टर है अर्नेस्ट का वो ज़्यादा नोबलर है। यानी कि वो अर्नेस्ट के बारे में बहुत कुछ लिखते थे, मतलब वो कहते हैं कि मैंने इतना अच्छा नहीं लिखा अपनी पोएट्री में, जो मैंने पोएट्री लिखी है अर्नेस्ट के बारे में उससे भी ज़्यादा नोबल हैं वो। हीज आइज फिल्ड विद टीयर्स एंड ही सेड टू हिमसेल्फ दैट नेवर वाज देयर सो वर्दी अ सेज एज दैट माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस विद ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट। तो यहाँ पर वो अर्नेस्ट के बारे में कहते हैं, उनकी आंखें जो हैं आंसुओं से भर जाती है और वो कहते हैं कि दैट नेवर वाज देयर सो वर्दी एज सेज। सेज होता है एक साधु, मतलब उसके, जब हम किसी अच्छे साधु को या किसी नोबल को देखते हैं तो उसके फेस की अलग ही ब्यूटी होती है, उसके जो वाइट हेयर होते हैं उसकी एक अलग ही ग्लोरी होती है, वो बहुत स्वीट होता है, बहुत थॉटफुल होता है। तो ऐसा ही वो अर्नेस्ट के बारे में कहते हैं कि वो बिल्कुल एक साधु की तरह थे, वो बहुत माइल्ड लग रहे थे, स्वीट थे, बहुत उनका जो फेस था ऐसा लग रहा था जैसे बड़े विचारों से वो भरा हुआ है, और उनके जो वाइट हेयर से उनकी जो ग्लोरी थी, उनकी सुंदरता थी वो बहुत बढ़ी हुई लग रही थी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब वो लोगों से बात करते थे तो उनका चेहरा बिल्कुल चमक जाता था, तो बिल्कुल वही सिचुएशन है उस समय पर। वो बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहे हैं, एक साधु की तरह दिखाई दे रहे हैं, बहुत जेंटल, बहुत काइंड और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। एट ए डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सन सेटिंग appeared the great stone face with white mist around it। तो वहीं पर दूरी पर क्या था, जैसे कि बताया था कि द ग्रेट स्टोन फेस सामने ही दिखाई दे रहा था, तो वहाँ पर उसे क्लियरली देखा जा सकता था। कहा जा रहा है कि हाई अप इन द गोल्डन लाइट, सन की जो गोल्डन लाइट है वो बिल्कुल यहाँ पर ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर पड़ रही थी, और ग्रेट स्टोन फेस वहाँ पर उस लाइट में चमक रहा था। और सारी क्या चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही थी, विद वाइट मिस्ट अराउंड इट, और उसके चारों तरफ, जैसे कि अर्नेस्ट के फेस के ऊपर वाइट बाल थे, जैसे सिर के ऊपर वाइट बाल थे, बिल्कुल वैसा ही जो सामने ग्रेट स्टोन फेस था उसके पास मिस्ट दिखाई दे रही थी। वो जो धुंध था, बादल थे, वो उन्होंने बिल्कुल उसके बालों जैसी फॉर्म ले ली थी। लाइक द वाइट हेयर अराउंड द ब्रोज ऑफ अर्नेस्ट, जैसे कि अर्नेस्ट के फेस पर, आईब्रोज पर वाइट हेयर थे, बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था वो मिस्ट। एट द मोमेंट अर्नेस्ट फेस टुक on an expression so grand that the poet was moved to throw his arm up and shout। मतलब यहाँ पर अर्नेस्ट का जो फेस होता है उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ग्रैंड हो जाता है, बहुत ही भव्य हो जाता है, और क्योंकि वो ऑडियंस से बात कर रहे हैं, ट्रूथफुलनेस वहाँ पर दिखाई दे रही है और बहुत ब्यूटी दिखाई दे रही है, तो जो पोएट होते हैं वो तभी क्या करते हैं, अपना हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाने लगते हैं, बिहोल्ड बिहोल्ड। वो कहते हैं कि देखो देखो, रुको, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, कि अर्नेस्ट खुद कैसे दिखाई दे रहे हैं, द ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई दे रहे हैं। देन ऑल द पीपल लुक्ड, तभी वो सभी लोग जो ऑडियंस थे वहाँ पर उनकी बातों को सुन रहे थे वो भी देखते हैं।
एंड सा दैट व्हाट द पोएट सेड वॉज ट्रू, और उन्होंने क्या देखा कि जो पोएट ने कहा है वो बिल्कुल सच था। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, और वो जो प्रोफेसी थी वो पूरी हो चुकी थी। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड what he had to say took the poet's arm and walked slowly homeward। अब जो अर्नेस्ट होते हैं उन्हें जो कहना था उन्होंने अपनी बात को फिनिश किया और वो पोएट का हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ धीरे धीरे चल देते हैं। स्टिल होपिंग that some wiser and better man than himself would by and by appear bearing a resemblance टू द ग्रेट स्टोन फेस। अब देखिए जो अर्नेस्ट थे उन्हें पता चल गया है कि वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि द ग्रेट स्टोन फेस है, लेकिन उनकी अभी भी आशा बनी हुई है कि उनसे भी कोई वाइजर होगा, उनसे भी कोई बेटर मैन होगा जैसे वो हैं, जो कैसा दिखाई देगा, जो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देगा। तो इसे कहते हैं सज्जनता, इसे कहते हैं सिंपलसिटी, और इसे कहते हैं काइंडनेस, और इसे कहते हैं थॉटफुलनेस। क्योंकि जो अर्नेस्ट थे वो अभी भी सोच रहे थे कि उनसे अच्छा भी कोई इंसान होगा, उनसे ज़्यादा भी नोबल होगा, काइंड होगा, मतलब हर एक क्वालिटी वो किसी और इंसान के अंदर भी अभी भी देख रहे हैं। तो कैसा लगा आपको चैप्टर? एक लाइक करके ज़रूर बताएं। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।